दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि पता है कि क्लास 9th में हम हीरोन्स फार्मूला और उसके एप्लीकेशंस अर्थात उसके प्रयोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कल के वीडियो में हमने आपको त्रिभुज का जो परिमाप होता है अर्थात जिसको आप पेरीमीटर कहते हैं, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का परिमाप या परिमिति, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपको बताया था। इसके अलावा कुछ जो बेसिक जो बातें थी, जो इसके हिस्ट्री से जुड़ी हुई जो भी बातें थी, इन तमाम बातों के बारे में मैंने आपको बताया, सिखाया। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने हीरोन्स फार्मूला को शुरुआत किया है, तो आप इसी चैनल पे जाके उस वीडियो को देख लीजिए। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी चैनल पे यानी मैथमेटिक्स 2.0 पे ही क्लास 9th का प्लेलिस्ट बनकर तैयार करवा दिया गया है। आप वहां से जाके प्लेलिस्ट से जाके बिल्कुल चैप्टर वाइज आप अपने मैथ के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें आपको एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आपको सोल्यूशन मिल रहा है, जहां से आप अच्छे से अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जरूर, अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो गया है जिसको आप अभी तक नहीं देखे हैं, जरूर आप प्लेलिस्ट से जाके उसे देख लीजिए। और आज का जो हमारा सेकंड जो विश्लेषण होने वाला है, आज हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे और लास्ट वाला जो हमारा टर्म होगा वह स्केलेन ट्रायंगल के बारे में, अर्थात जिसमें हम हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे, उसके प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों मैं बिल्कुल हीरोन्स फार्मूला को बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको बिल्कुल जड़ से मैंने पढ़ाने का निर्णय लिया और आपको बिल्कुल मैं शून्य से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। और चूंकि बेसिक से जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, जो भी चीज हम सीख रहे हैं, यह लंबे समय तक हमें याद रहे, हम उसको समझे और अच्छे से जो भी इस टाइप से जो भी प्रश्न जो हमसे पूछे जाएंगे वो हम उसका जवाब आसानी से दे दें। अतः हमने पहले डिसाइड किया कि मैंने आपको जो कल के वीडियो में जो मैंने आपको पेरीमीटर के बारे में बताया, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया, आज हम समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम आइसोसेलेस ट्रायंगल अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में और लास्ट स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें हम हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। आपसे अगर वीडियो कोई मिस हो गया है तो आप जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विश्लेषण है हम करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज के लिए। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसके आज हम एरिया के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात समबाहु त्रिभुज के एरिया के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले एक हम समबाहु त्रिभुज लेते हैं। इसमें जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें जानना होता है। इसका नामकरण कर लेते हैं। यह मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, यह सी हो गया। किसी भी समबाहु त्रिभुज में, बाबू आप लोग याद रखिएगा, यानी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, किसी भी समबाहु त्रिभुज में, जो इसके जो साइड जो होते हैं, यानी 3 साइड, यह तीनों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं, यानी एक समान होते हैं। यानी इसमें आप लिख सकते हैं बिल्कुल कि ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, अर्थात इसकी 3 भुजाएं आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं, बराबर होती हैं। इसी फॉर्मेट में यह 1 नंबर। 2 नंबर में अगर हम लेके चलें, ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल, ऑल 3 angles are equal and each is acute angle like 60 डिग्री। अब आप कहिएगा कि आप 60 डिग्री को क्यों लिए? मैं आपको बता दूंगा कि हमने 60 डिग्री को ही क्यों लिया। एक समबाहु त्रिभुज में उसकी तीनों जो भुजाएं होती हैं वो आपस में समान होती हैं, बराबर होती हैं। त्रिभुज की प्रॉपर्टीज यह कहता है कि किसी भी त्रिभुज में 3 वर्टेक्स पॉइंट होते हैं। जैसे कि हमने आपको बेसिक मैथ में मैंने आपको ज्योमेट्री में बता रखा है। आप अपने क्लास के साथ साथ बेसिक मैथ का भी जानकारी लीजिए। इसी चैनल पे आपको बेसिक मैथ का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसमें आपको मैंने ट्रायंगल के बारे में और इसके हर प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको सिखाया है। वहां से जाकर हर एक चीज को पढ़ लीजिए, सीख लीजिए। तो इसके प्रॉपर्टीज के अनुसार इसके 3 वर्टेक्स पॉइंट हो गए। हमने इसी के प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में अर्थात समबाहु त्रिभुज में इसके तीनों भुजाएं आपस में समान होती हैं। और जिस त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं, 3 भुजाएं अगर आपस में समान हो, इसका मतलब उसका कोण भी क्या होता है ना? समान ही होता है, अर्थात एक जैसा ही होता है। ठीक है ना? यानी बराबर होता है। कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों कि यहां से एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी, यह क्या है?
तीनों एक समान है, तीनों एक ही एंगल है, अर्थात अगर एंगल C 60 डिग्री है तो A भी 60 है, B भी 60 है और 60 ही होगा, अदरवाइज दूसरा कोई एंगल नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 60 डिग्री का ही एग्जांपल लिया हूं। मैंने आपको बता दिया जैसे कि 60 डिग्री का कोण। मैंने इसमें पढ़ा कि ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। एंड इज एक्यूट एंगल, और सब एक्यूट एंगल अर्थात न्यून कोण ही होते हैं, और न्यून कोण में भी कौन सा कोण होता है, 60 डिग्री का कोण होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्राइंगल प्रॉपर्टी से आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, ठीक है ना, कितना होता है जी, 180 डिग्री का होता है। अर्थात त्रिभुज के तीनों भुजाओं का कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना हुआ, 180 डिग्री का। और इसमें चूंकि समबाहु त्रिभुज का यह प्रॉपर्टीज है कि इसके तीनों एंगल जो होते हैं ना, यह समान होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। इस स्थिति में अगर मान लीजिए कि यह मेरा एंगल अगर x है तो दूसरा भी x होगा, तीसरा भी x होगा। इस तरह अगर हम इसके सम की बात करें तो x प्लस x अर्थात तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो यह 3x होगा, और यही हमारा जो 3x जो होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। अब 3 से जो 180 है वह कितना बार में कट जाएगा, 60 बार में, अर्थात x बराबर कितना आया, 60 डिग्री। कहने का मतलब यह है कि समबाहु त्रिभुज का एक कोण कितना का होता है, 60 डिग्री का होता है, और बाकी दोनों कोण भी कितने के होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं, यानी तीनों कोण 60-60 डिग्री के हो गए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, ये इसके कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज थे इसके बारे में हमने जाना। हम इसके क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे और आज पढ़ेंगे। मैंने इसमें आपको क्या बताया, ध्यान रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। अभी बस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें इतना ही जानना काफी है, हालांकि मैंने इसमें और कुछ भी आपको बता रखा है, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए अब हम कुछ आगे का विश्लेषण करते हैं जो हमारे टॉपिक से जो जुड़ा हुआ है। चलिए अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ध्यान रखिएगा बाबू, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं। इस स्थिति में सबसे पहले एक हम अपना समबाहु त्रिभुज का एक डायग्राम ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं, ठीक है। यह हमारे पास ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। अभी हमने कुछ सेकंड पहले जाना कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं, अर्थात बराबर होती हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर ए बी कोई मेरा भुजा ए है तो बीसी भी ए होगा और एसी भी क्या होगा, ए होगा। यानी ए बी की अगर लंबाई ए है तो बीसी की भी लंबाई कितना होगा, ए यूनिट होगा, एसी का भी लंबाई कितना होगा, ए यूनिट होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस त्रिभुज में ए बी बराबर बीसी बराबर एसी होता है, अर्थात यह तीनों भुजाएं आपस में समान हो गई, बराबर हो गई। यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए अब हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे और क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम थोड़ा सा यहां से विश्लेषण करना आपके सामने शुरू करते हैं। मान लीजिए कि इन ट्राइंगल एबीसी यानी त्रिभुज एबीसी में, ठीक है ना, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, मीन्स ए बी बराबर बीसी बराबर एसी है। ये चीज तो आपको समझ में आ रहा है। नाउ हम यहां से क्या कर लेंगे कि अब विड्रॉ, ठीक है ना, विड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना, फ्रॉम ए, आपको ए से एक परपेंडिकुलर लाइन लेना है एडी, ठीक है ना, एट बीसी। हम क्या करेंगे कि वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम एडी एट बीसी। हम ए से एक एडी परपेंडिकुलर लाइन लेंगे जो बीसी पे आके क्या है, अवस्थित है। यानी यहाँ पे ये मैं ए लिख देता हूँ, इस टोटल यूनिट को मैं यहाँ से ए लिख लेता हूँ। मान लीजिए कि हमारा टोटल डिस्टेंस ए है, ये हमारा कितना हो गया, डी हो गया, ठीक है। हमने एडी एक यहाँ से लंब ले लिया, बीसी पे हमने एडी क्या ले लिया, एक लंब ले लिया। मैंने आपको ये चीज यहाँ तक बताया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है कि यह हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। थोड़ा माफी चाहूंगा बुआ, बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, थोड़ा सा आवाज आप लोगों को दिक्कत हो सकती है सुनने में, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। मैं जोर से बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत तेजी से बोलने के लिए, फिर भी मैं बहुत तेजी से बोल ही रहा हूँ। तो यहाँ से हमने एडी
एक लंबवत रेखा ले लिया, एक लंबवत लाइन खींच लिया, कहा किस पे जी, तो बीसी पे, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे जब जैसे ही हम ए से डी अर्थात बीसी पे जब हम ए से डी एक कोई लंब रेखा लेते हैं, इस स्थिति में बीसी का जो डी जो हो जाता है ना, यह मिड पॉइंट हो जाता है, अर्थात यहां से लिख देंगे कि डी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। यह बीसी का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, अर्थात यह मध्य बिंदु हो गया। जब यह मध्य बिंदु हो गया, इसका मतलब यहां से बीडी का डिस्टेंस और डीसी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हिस्सा में बढ़ जाएगा, यानी ये आधा हिस्सा और ये आधा हिस्सा, यानी हाफ इक्वल पार्ट्स में यह डिवाइड हो जाता है। इस स्थिति में हमारे पास बीडी बराबर डीसी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही डी हमारा मिड पॉइंट होगा यानी मध्य बिंदु होगा, बीडी जो होगा डीसी के इक्वल में आ जाएगा, यानी दोनों आधा आधा हिस्सा में बढ़ जाएंगे। तो जरा हमें एक बात बताया जाए बउआ कि टोटल बीसी का लंबाई कितना था बउआ, बीसी का टोटल लंबाई हमारा कितना था, ए यूनिट, ए यूनिट था ना, क्योंकि हमने भुजा को तो ए मान के चला था, तो हमारे पास ए यूनिट हो गया। उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। कि इस स्थिति में जो हमारे पास बीडी का जो डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से बीडी का जो डिस्टेंस हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, बीडी तो कितना है, बीसी का आधा ही है ना, यानी बीडी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बीसी, 1/2 बीसी, यानी बीसी का यह आधा हो गया। यानी कहने का मतलब बीसी कितना है हमारा, बी से सी का डिस्टेंस ए था, यानी यह a/2 हो जाएगा। उसी तरह बीडी बराबर जब डीसी है तो डीसी भी हमारा कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है बाबू। अब जरा चलिए हम थोड़ा सा नेक्स्ट हम इसके टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमने जाना था, क्योंकि यहाँ से ए बी डी ए क्या है हमारे पास, समकोण त्रिभुज है। ए बी डी क्या है हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल मान लीजिए, या लिख लेते हैं सीधे, इन ट्राइंगल ए बी डी में, ठीक है ना, अर्थात त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, चूंकि ए बी डी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज अर्थात पाइथागोरस थ्योरम से देखा जाए तो समकोण त्रिभुज के लिए हमारे पास एक जो हमने जो सीखा था फॉर्मूला, क्योंकि थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लें, क्योंकि मार्कर कभी कभी धोखा दे देते हैं। हमने पढ़ा था बाबू इसके लिए कि यह जो हमारा ए बी जो होता है, यानी जो कर्ण जो होती है, इसका स्क्वायर बराबर होता है बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, यानी यह हो जाएगा हमारा एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। यह क्या है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको मिटा ही दीजिए, लिखिए यहाँ पे फ्रॉम पाइथागोरस, GORAS पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। यानी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये सीखा है कि AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहां से हम इसको लिख सकते हैं क्या कि AD का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, AD का स्क्वायर बराबर, जरा देखिए AB हमारे पास क्या है बाबू, AB तो क्या है हमारे पास, कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है। इस त्रिभुज की अगर बात की जाए ABD की, यानी इस त्रिभुज की बात की जाए तो AB इसमें सबसे बड़ी भुजा है। इस स्थिति में हम इसको लिख सकते हैं क्या कि AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, अर्थात हम कर्ण में से क्या करते हैं, आधार को या लंब को घटाते ही हैं हमेशा, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद है कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब जरा हमें एक बात बताया जाए, यहां से AD कितना है हमारे पास, A से D का डिस्टेंस तो हमें नहीं पता है, तो अगर यहां से हम AD निकालना चाहें, यानी AD का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा AD का स्क्वायर, क्योंकि त्रिभुज की संगत भुजाओं की ऊंचाई हमें चाहिए, यानी कोरेस्पोंडिंग हाइट चाहिए उसके क्षेत्रफल निकालने के लिए। जैसे कि हमने पढ़ा था कि 1/2 बेस इंटू हाइट, तो जो यह हाइट जो होता है ना, यह हाइट कौन सा हाइट होता है, यह कोरेस्पोंडिंग हाइट होता है, यानी त्रिभुज का जो संगत जो भुजा होती है ना, उसकी हाइट होती है। तो उसका हमें हाइट चाहिए ना, तो AD ही हमारे पास इस त्रिभुज का हाइट आ रहा है ना, तो हम पहले यहाँ से AD फाइंड कर लेंगे। तो AD फाइंड करने के लिए जरा देखिए AB, तो AB का स्क्वायर, AB कितना है A, तो A का स्क्वायर माइनस BD कितना है, तो BD हमने यहाँ से निकाला था A/2, अर्थात A का आधा यानी A/2 का स्क्वायर। यहां तक आप लोग को नीचे तक दिखाई दे रहा है, हाँ यहां तक तो दिखाई दे रहा है। चलिए अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप और नीचे लिखूंगा, फिर मैं कोशिश करूंगा उधर मिटा के या इधर ही थोड़ा सा मिटा के आपको समझाने के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां से होगा, जैसे एक स्टेप मैं और नीचे लिख देता हूं, यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि AD का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर और बटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। बिल्कुल लिख सकते हैं, यहां तक कोई हमें दिक्कत नहीं है।
उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। बाबू थोड़ा सा एक स्टेप हम और आगे बढ़ाना चाहेंगे। यहाँ से समझिए, हमारे पास एडी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 है। यहां से अगर हम 4 एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम ले लेते हैं तो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि एडी का स्क्वायर बराबर, यहां तक आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, हाँ थोड़ा सा यहाँ कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पे क्या किया हूँ ना, देखिए इस स्टेप में यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 है ना, तो भिन्न का घटा हो गया ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो 4 यहाँ से अगर हम एलसीएम ले ले बाबू इस तरह, तो यहाँ पे यह 4 ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर को घटा देंगे तो 3 ए स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात यह 3 ए स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। अब जरा देखिए, इसमें से अगर ए स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी इधर रूट चढ़ जाएगा, अर्थात यहां से हम एडी बराबर लिख सकते हैं क्या कि अंडर रूट 3 ए स्क्वायर बाई 4, ये पूरा टोटल का रूट है। इस स्थिति में हम इसको लिख सकते हैं क्या कि अंडर रूट 3 ए स्क्वायर, चूंकि ए का 2 बार गुना होगा तो एक ए तो रूट से बाहर निकल ही सकता है आराम से, बिल्कुल। तो यानी 1 a बटा 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। चूंकि ए स्क्वायर का वर्गमूल तो ए हो जाएगा ना, क्योंकि ए गुणे ए, मान लीजिए कि ए गुणे ए ये रूट में है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, तो वैसे भी स्क्वायर से रूट तो खत्म हो ही जा रहा है, ए गो ऐसे भी आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बेसिक चीज में पढ़ा रखा है कि जब पेड़ लगता है वर्ग में, जो हमें वर्गमूल फाइंड करना होता है, यानी स्क्वायर रूट जब हमें फाइंड करने लगता है, तो जिस नंबर का पेड़ लग जाता है ना, उसमें से एक नंबर को हम ले लेते हैं, ठीक है ना। अर्थात जैसे मान लीजिए अंडर रूट 25 ही है, तो अंडर रूट 25 में क्या होता है, हम इसका वैल्यू 5 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम 5 गुने 5 यानी अंडर रूट 25 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 गुने 5, तो यानी पेयर बैठ गया। चलिए ये टॉपिक हमारा नहीं है, हम आगे यहाँ चलते हैं। अब हमारे पास एडी का लंबाई कितना हो गया, अंडर रूट 3 ए बाई 2। यहां तक तो ठीक है आप लोग के पास, ये चीज समझ में आ रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटाना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं ये चीज मिटाना चाहूंगा। ये चीज मैं मिटाना चाहूंगा, ठीक है। अब जरा देखिए, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल से आपको पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, नहीं त्रिभुज का, यानी सीधे मैं ये लिख देता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे, यानी और उसके बाद उसकी संगत भुजा की ऊंचाई, ठीक है ना। यानी त्रिभुज अगर एबीसी की ही बात कर ले, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यहाँ पे जरा मैं लिख ही देता हूँ होगा ट्राइंगल, यहाँ से एबीसी, यानी इस ट्रायंगल की बात करते हैं जो हमारे पास समबाहु त्रिभुज से रखा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 1/2, ठीक है ना, आधार गुणे उसकी संगत भुजा की ऊंचाई, यानी करस्पोंडिंग जो हाइट होता है। इस स्थिति में बाबू 1/2 गुणे आधार कितना है, आधार हमारा टोटल कितना है, बीसी है ना, टोटल आधार तो हमारे पास बीसी ही है, और बीसी का मान कितना दे रखा है, ए दे रखा है, यानी ए। चूंकि यह आधार, इस त्रिभुज का आधार तो बीसी ही हुआ ना, और टोटल बीसी यहाँ से यहाँ कितना है, ए है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, क्योंकि इसमें ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है, और यह एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए इंटू एच, यानी जो हमारा करस्पोंडिंग हाइट है वह कितना निकला है बाबू, वह निकला है अंडर रूट 3 इंटू ए बटा 4, नहीं सॉरी 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 आया है, 2 वहां पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब जरा देखिए बाबू, 1/2 दूनी तो 4 ये हो जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ए में ए से यानी 3a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह हो जाएगा का अंडर रूट 3 ए स्क्वायर। इस स्थिति में थोड़ा सा इसको हम और सजा के लिख सकते हैं क्या कि अंडर रूट 3 ए स्क्वायर बाई 4, अंडर रूट 3 ए स्क्वायर बाई 4। यही जो हुआ अंडर रूट 3 ए स्क्वायर बाई 4, यह हमारा समबाहु त्रिभुज एबीसी का, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी का क्या निकला हमारे पास, इसका क्षेत्रफल निकला, यानी उसका एरिया निकला। यानी अब यहां से हम आसानी से कह सकते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाता है, अंडर रूट 3 ए स्क्वायर बाई 4। मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूं। मैंने एक यहाँ पे समबाहु त्रिभुज लिया, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं, मैंने भुजा को बराबर ले लिया, मैंने ए यूनिट ले लिया। उसके बाद मैंने यहां से आपको दर्शाया, चूंकि इस त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में हम क्या किए कि यहां से एक एडी लंबवत रेखा खींच लिए, किस पे, बीसी पे, यानी परपेंडिकुलर लाइन ले लिए एडी बीसी पे, क्योंकि हमें हाइट तो चाहिए ही ना, तो हमने एक ए से डी ले लिया। चूंकि डी जो है इस बीसी के लिए मिड पॉइंट हो गया, यानी मध्य बिंदु हो गया, और मध्य बिंदु क्या करता है ना, उस ही दोनों माने जो हिस्सा जो होता है हमारे पास, मान लीजिए कि ये हमारे पास बीसी कोई हिस्सा है ना, यह इसको आधा आधा हिस्सा में बांट देता है, यानी हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो चूंकि यह बीसी टोटल कितना था, पहले ए था,
अब चूंकि डी इन दोनों को क्या कर दिया, आधा आधा बांट दिया, यानी बी डी बराबर डी सी कर दिया, हाफ इक्वल पार्ट में बांट दिया। तो ए को जब हम दो जगह बांटेंगे यानी बटा दो कर देंगे, यानी a/2, यानी a/2 हमने निकाल लिया। और जो BD भी a/2 हो गया, DC भी a/2 हो गया। यहां तक आपको समझ में आया। इसके बाद फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से हमने जाना है, आप फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम लिखिए चाहे बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम से हमने पढ़ा है कि AB का स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, जैसे कि मैंने आपको इसके पीछे वाले वीडियो में पढ़ा दिया है, सिखा दिया है। इस स्थिति में अगर हम लंब और आधार में से किसी एक भुजा को पता करना चाहे तो हमें कर्ण में से उसको क्या करना होता है, घटाना होता है दूसरे भुजा को। हमने यहाँ से AD निकाला, क्योंकि AD इसलिए हमने लिया क्योंकि हमें हाइट चाहिए, हमें संगत ऊंचाई चाहिए अर्थात कोरस्पेंडिंग हाइट चाहिए। हमने यहाँ से AD निकाला, फॉर्मूला का वही पाइथागोरस फॉर्मूला का हमने इस्तेमाल किया और उसको यूज करके यहाँ से हमने उसका मान रख दिया। किसका मान रख दिया जी, तो AB का। AB हमारे पास कितना है, A है, तो A का स्क्वायर माइनस हमारे पास इसके बाद a/2 यानी BD है, तो BD का हमने क्या ले लिया, a/2 ले लिया और इसका स्क्वायर कर लिया। A का स्क्वायर तो A ही रहेगा, साथ ही साथ a/2 का स्क्वायर अगर a अब बटा 2 का स्क्वायर करते हैं तो वह a²/4 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ से भिन्न का घटाव हो गया तो भिन्न के घटाव में हम यहाँ से 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो 4a² माइनस 3a² हो जाएगा, सॉरी माइनस a² हो जाएगा। तो 4a² में से एक a² को घटा दिए तो 3 a²/4 हमारे पास बच गया। इस स्थिति में यहां से हम क्या किए हैं ना, इस स्क्वायर को हटाए हैं, तो जब यहां से स्क्वायर हटेगा ना तो इस पे रूट चढ़ जाएगा। जब यह रूट चढ़ जाएगा तो फिर हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो √3 का तो वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन a² का वर्गमूल निकाल सकते हैं, उसका a हो जाएगा। यानी हमने यहाँ से √3a 4 का भी वर्गमूल कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, हमने उसको 2 लिख दिया। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या मिल गया, AD मिल गया, अर्थात इस त्रिभुज की जो संगत जो ऊंचाई है यानी कॉरस्पेंडिंग जो हाइट है वह हमें प्राप्त हो गई। अब जरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अब त्रिभुज ABC की बात की जाए, ABC यानी समबाहु त्रिभुज की बात की जाए, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे उसकी संगत भुजा की ऊंचाई होती है। आप चाहते इसे इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, लेकिन फिलहाल में हम ट्रायंगल के से ही आपको समझाएं, क्योंकि डायरेक्ट जब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पूछेगा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आप क्या कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा √3a²/4, ये आपका एरिया हो गया। तो यहां से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी ABC का क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला। और अभी तक हमें नहीं पता है कि ABC का क्षेत्रफल क्या होने वाला है, बस मैंने इसको इतना मान लिया कि ABC हमारे पास क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। और त्रिभुज के एरिया के सूत्र से हमें पता है कि 1/2 आधार गुणे उसकी संगत भुजा की ऊंचाई होती है, हमने उसको लिख लिया। 1/2 आधार, आधार हमारे पास इस त्रिभुज में कितना है, BC है, और BC का टोटल यूनिट कितना था, A यूनिट था, यानी टोटल BC कितना था, A, हमने उसका मान A रख लिया, गुना H यानी जो हमारे पास उसका कॉरस्पेंडिंग जो हाइट आया है वह कितना आया था मेरा, √3a/2 अर्थात √3 × a/2 हमने उसको लिख लिया। अब चूंकि जहां देखिए तो गुना करवाना है, तो 1/2 में यहाँ 2 से पहले दो नीचे वाले को गुना करवा लीजिए, तो 2 दूनी 4 हो गया, गुना है यहाँ पे, चलिए कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आप गुना है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे गुना है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अब चूंकि ये कहीं से कुछ कटने उठने वाला है नहीं, कहीं कुछ होने वाला नहीं है, तो हमने इसको बस सजा के लिख दिया, √3 को हमने लिख दिया √3 में इंटू a² कर लिया, क्योंकि a का यहाँ पे 2 बार गुना है, तो a गुने a कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा, क्योंकि x गुने x क्या होता है, x² हो जाता है, बटा हमने यहाँ पे इसको क्या कर लिया, 4 कर लिया। 4 कहां से आया है, 2 दूनी 4, और यही जो हमें सूत्र मिला यानी √3a²/4, यह किसका मिला सूत्र, तो ट्रायंगल ABC का। और ABC ट्रायंगल हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है ना, समबाहु त्रिभुज ही है ना, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, √3a²/4। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम फिर इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आपसे एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, यदि अभी तक आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है उसे आप जरूर देख लीजिए, आप जरूर अच्छे से नीचे से बेस से सीख जाइएगा। और हाँ, बेसिक मैथ भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसी चैनल पे, आप बेसिक मैथ को पढ़ते चलिए, डे बाय डे बेसिक मैथ को पढ़ते चलिए, कोई भी वीडियो को बिना मिस किए। और अगर कोई वीडियो मिस हो गया है तो आप ही लोग के लिए तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, वहां से जाके आप एक एक करके सभी वीडियो को देख लीजिए। और हाँ, मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए, अर्थात ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।